मेरा नाम मोना है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई है। वह कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में और बस मेरी माँ है जो बोल नहीं सकती, गूंगी है। वे सिर्फ इशारों से ही बात करती है और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने उनके कुछ रिपोर्ट्स करवाए हैं। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर, हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल बेकार सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी और मुझे उल्टी सीधी सांसें आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। ये कैसी मुमकिन था? मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कैबिन से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो खाती थी उनका जी मिचलाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बड़े राज के साथ उन्होंने यह खबर सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरतें कभी भी गर्भवती नहीं होती है। मैं माँ के हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वह कौन हो सकता है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरा एक छोटा देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना मेरा देवर, और ससुर जी कभी कभी घर आते थे तो बस वह क्या अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर कभी कभी खाली वक्त में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते थे और रात को काफ़ी देर से घर लौटते थे। मेरे पति उम्र की माँ का देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरा और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर वह अपने काम से ही काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझे बदतमीजी होने की कोशिश की थी और ना कभी मेरी माँ से। बस वह मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उनके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन माँ शादी एक ही शर्त पर की थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी माँ गूंगी थी और बहुत ही ज़्यादा बुढ़िया हो गई थी। इस बुढ़ापे में मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं भी चाहती थी कि कभी अपनी माँ का साथ न छोड़ूं। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन। मैं अपनी माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ती थी। यही वजह थी कि मेरा अब रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती, वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनके घर की बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग शादी पर राजी हुए, उनके घर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द थे। एक उनके पिता और मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही मौजूद करा दिया था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादातर वहीं रहता था, घर काम से ही आता था। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था उन लोगों पर कि शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी।
ना चाहते हुए मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वह मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ही यह खबर सुनाती, उनका तो शायद यह सुनकर बीपी ही हाई हो जाता। वह पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। मैं किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या कहना चाहती हो? वह मुझसे कहना चाह रही थी कि तू चुप क्यों है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। वह बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन समझती तो सब थी। उनको महसूस भी सब होता होगा कि आखिर कौन उनके करीब आता था। कौन हो सकता है? मेरे ससुर जी या फिर मेरे देवर? मेरे दिमाग की रगें खींचने लगी थी। मेरा सर दर्द से पूरी तरह से फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर मैं क्या करूं? किससे बात करूं? मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और माँ से कैसे बात करूं? कैसे बताऊं उन्हें? जब उमर ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे चुप देखकर उमर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? क्यों चुप हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वह कहने लगे, खाना खा लो, फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रही थी कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना सके। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में कौन आता है। रात को उमर कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ माँ को? मैंने कहा कि उमर आज रात मैं माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया। वह कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। उमर बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घरघराहट थी वह मुझे महसूस कर रही थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कि कोई रात को मेरी माँ के पास आता था और उनके साथ यही सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमर और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आया था। जो कुछ मेरी माँ ने बताया, मेरे होश उड़ गए। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता। उनके साथ क्या हुआ माँ को भी नहीं पता था। वो आदमी कौन है? मेरा पहला शक मेरे ससुर पर था, क्योंकि घर में हर वक्त वही मौजूद होते थे। लेकिन फिर भी यह ख्याल आने वाला है, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ जो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार,
दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। रातों को काफ़ी देर तक उसके कमरे से टीवी की आवाज़ें आती रहती। एक बार वह मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही करी थी। मैं हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी और यह सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त से बाहर थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किए जा रहे हैं, लेकिन वह बेहोश में होती थी। मेरे लिए यह बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। वह जो भी था, उसे शर्म नहीं आती थी उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमर लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वह कोई बात नहीं सुन सकेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे। जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे, उतने ही वह अपने पिता की भी सेवा करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा था। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम करती तो माँ मेरे साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते, मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती और जब उनके कमरे की सफाई करके आती तो वह किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने चाय खुद बना ली। मुझे मुस्कुराकर देखकर अपना कप उठाएं किचन से निकल जाते। उस वक्त मुझे यह बात आम सी लगने लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़वा दिया। कहने लगे, तुम्हारी माँ को काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए यह सब उन्हें दे देना। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा वो मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी ही रात में आँख खुली तो मैंने देखा उमर कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहने लगे, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बुआ आ जाती है। वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती, वह आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं। वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती है। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ उस उम्र में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी। एक ऐसी तकलीफ़ में थी जिसे वो अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी का गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब बताती जो मैं डॉक्टर से सुन कर आ रही थी। ना तो वह बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। वह ना भी बताती तो यह बात कौन सी छुपी रह जा सकती थी। वह बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफ़ों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमर से बहाना बनाती और माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उसी शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ दिया था। कुछ दिन तो उमर चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायतें नज़र आने लगी थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वह ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस दिमागी उलझन का शिकार थी, मुझे उमर की इस ख्वाहिश का भी कभी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमर के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उखड़े से थे, फिर सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए।
वह गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझसे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही जरूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा नाश्ता कैसा बना है? तभी वह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमर का रवैया देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमर का मूड बहुत ही खराब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मैंने पहले ही माफ़ी मांगी थी, मगर वह कहने लगे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। यह कहकर मैंने उनको मना। वह जल्दी से राजी भी हो गए थे, लेकिन अगली सुबह माँ इशारे से कहने लगी, कल रात को मेरे पास क्यों नहीं आई? वो आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल तो फट कर ही रह गया था। मैं इस शख्स का क्या करूं? मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा था? मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही कोई अपना, जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती, और वह बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम में लेकर जाती तो बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं अभी इस उलझन से नहीं निकल सकी थी। क्या करूं और क्या ना करूं? एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमर भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस माँ दाएं बाएं अपने हाथ हिलाई जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। मेरा देवर मेरी माँ के पेट से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की इस हालत का जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका बीड़ेबान पकड़ा और उनको झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? उसकी तो रंगत बदल गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हो? आप पागल हो गई हो। मैं तो आपकी माँ को देखने आया था। कमरे में कैसी आवाज़ें आ रही है? मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और मेरे पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिर्रेबान मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए और मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में भड़क रहा था। कहने लगा, आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछना ही वाला था, इतने में आप चली आईं। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे साथ से देवर का गिरेबान छुड़ाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उमर की बात को नज़रअंदाज करके मैं कहने लगी, आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। यह रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ मेरी बात भी यहीं पहुँची थी कि उमर ने मेरे गाल पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमर ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी? तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर बहुत अच्छे गुस्से में आ गए। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और यह एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा है,
मुझे उमर ने कहा कि मेरी माँ इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इल्ज़ाम कर दूं। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था, इतनी जल्दी तो वह खाली भी नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमर मेरे साथ ही खड़े हुए थे। वह बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमर को मेरा ख्याल रखने की बातें कर रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप ख़त्म होते ही वह मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठकर कहने लगे, जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात सुनकर यह सोच में पड़ गई। मुझे यह सब सुनकर खुशी भी हुई बहुत। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकदीर के हाथों थक चुकी थी। उमर की बात अभी जारी था। वह कहने लगे, देखो मोना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे सगे भाई पे लगाया है वह निहायत बेहुदा है। बेहतर यही होगा तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरात हुई है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। वह मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट उमर के सामने रख दी और रोने लगी। उमर ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। उमर, मेरी माँ काफ़ी महीनों से यही मेरे साथ इसी घर में रह रही है और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर नींद में बेहोश कर देता है। उमर, वह बोल नहीं सकती और ना ही उस इंसान को पहचान सकती है, क्योंकि जिस वक्त वह शख्स उनके करीब आता है तब वह बेहोश होती है। होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। मैं किस पर शक करूं? उमर, मुझे तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे बताओ, जिस तकलीफ़ से मैं और मेरी माँ गुजर रही है उसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। आपकी शराफत की मिसाल मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए महफूज क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दीजिए। सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में कोई, तो यह भी बता दीजिएगा कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा लहजा सख्त हो गया था। उमर ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन उमर मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं यह भी उलझन में फंस गई थी, कौन था मेरी माँ के साथ यह सब कर रहा था। उमर ने मेरी माँ के कमरे में कैमरे लगवा दिए ताकि हमें पता चल सके वे कि वह कौन था। जैसे ही वह शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमर मेरी माँ के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया।
उसने नकाब पहन रखा था। जब उमर ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पिछली तरफ से खुलती थी। वह गली थी, वह भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उसके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमर के साथ जाकर मैं अपनी माँ की डीएनए भी करवाई थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे सामने होता है, असल में वही सच नहीं होता। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मेरी माँ को भी कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और तो और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमियाँ हम लोगों के बीच आ गई थी वह सब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।